मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड डीएलएड के 2019 के मॉडल सोल्ड पेपर के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जीएस के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। उससे हमारी आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। तो जो हमारे वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनके जो गद्य प्रकरण होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं हमारे ब्राह्मण ग्रंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं वो उनका वेदों का गद्य प्रकरण होता है। जैसे कि हमारा ऋग्वेद है, उसका ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं किस वेद के हैं। जैसे ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, सामवेद का पंचविश, षड्विश ये ब्राह्मण ग्रंथ है, और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इनका भी आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर टू है हमारा कि अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। तो पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सारनाथ, शाहबाजगढ़ी और धौली ये किसके शिलालेख हैं। तो ये सभी के सभी अशोक के शिलालेख हैं। तो इनमें से किस शिलालेख में ब्राह्मणी लिपि का उपयोग नहीं किया गया। तो जो शाहबाजगढ़ी का अभिलेख है उसमें ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया। बाकी सारनाथ में और धौली अभिलेख में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो जो शाहबाजगढ़ी है इसमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है, इसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ एक और है मानसेहरा का शिलालेख, तो उसमें भी खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया, बाकी में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सा स्थल संबंधित नहीं है। कालीबंगा। तो कालीबंगा से तो आप सभी को पता होगा कि जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। तो जो मैं क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ साथ साथ में उनको भी आपने ध्यान रखना। वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, कालीबंगा से मिले थे। रोपण कहाँ पर है, पंजाब में है। यहाँ से ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का ये भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। और यहाँ से क्या हुआ था कि जो पालतू पशु हैं उनके पालतू पशु हैं उनके साथ उनके जो पशु होते थे उनके अंतिम संस्कार के अवशेष मिले थे कुछ। और लोथल क्या है, लोथल एक बंदर का है हड़प्पा सभ्यता का, आप सभी को पता है। तो पाटलिपुत्र क्या है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। पाटलिपुत्र है क्या में से, तो जो पाटलिपुत्र है वो प्रेजेंट टाइप में क्या है, पटना है। और पहले टाइम में ये मगध साम्राज्य की राजधानी थी। और इसकी जो स्थापना थी वो हर्यक वंश के शासक उदयन ने की थी। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपने ध्यान रखने हैं कि पाटलिपुत्र की जो स्थापना है वो किसने की थी। तो हर्यक वंश के जो शासक थे उदयन, उन्होंने पाटलिपुत्र की भी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। तो जो गौतम बुद्ध थे उनको जो महात्मा बुद्ध थे उनको परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो महात्मा बुद्ध को जो परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में, यानी कि जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ पर बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो बोध गया क्या है, फिर बोध गया में क्या हुआ था। तो कुछ आपने और इससे रिलेटेड चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि बोध गया में गौतम बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी नेपाल में। और इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो सारनाथ के अंदर इन्होंने अपने प्रथम उपदेश दिया था। और इनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाता है कि धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ के अंदर उसको धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पतंजलि जो थे वो किसके समकालीन थे? तो ये जो पतंजलि थे शुंग वंश के जो शासक थे पुष्यमित्र शुंग, उनके समकालीन थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, ये जो पतंजलि हैं इनको योग दर्शन का प्रवर्तक भी कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन बन जाता है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो योग दर्शन के प्रवर्तक भी पतंजलि ही हैं। ठीक है, पतंजलि हैं। और यहाँ पर जो ये जो पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि लौह और रक्त नीति किसने अपनाई? तो लौह रक्त नीति किसने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी बलबन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जो बाबरनामा है उसकी रचना बाबर ने ही की थी। शाहजहाँनामा की रचना मोहम्मद ताहिर ने की थी। तुजुक ए जहांगीरी, इसकी रचना भी जहांगीर ने ही की थी। जबकि जो हुमायूं नामा है इसकी रचना हुमायूं ने नहीं की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो हुमायूं नामा है उसकी रचना बाबर की जो पुत्री थी गुलबदन बेगम, तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि लंगर की परंपरा किसने आरंभ की थी? तो जो लंगर की परंपरा है वो आरंभ की थी सिखों के दूसरे गुरु। तो सिखों के जो दूसरे गुरु थे वो कौन थे? गुरु अंगद देव। तो जो गुरु अंगद देव थे उन्होंने लंगर की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो जो गुरु अंगद देव थे, पूछ रहे थे कभी कभी इनका असली नाम क्या था? तो उनका असली नाम लहना था। और ये क्या थे? गुरु नानक के बहुत ही निकट थे। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। और अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। और हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे का निर्माण अमृतसर में किसने करवाया था? तो वो भी गुरु रामदास ने ही कराया था। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सिखों के 10वें व अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। एक क्वेश्चन और बनता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की थी। तो इस क्वेश्चन से आपने से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने आपको बता दिए। और इसी तरह के कुछ बेसिक सिंपल क्वेश्चन आपके डीएलएड के एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? वो थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि देशबंधु किसे कहा जाता है? तो देशबंधु के नाम से हम किसको जानते हैं? तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि 1921-22 के दौरान हमारा असहयोग आंदोलन चला था। तो इन्होंने क्या किया था, जो चित्तरंजन दास थे उन्होंने उस समय अपनी वकालत छोड़ दी थी। यानी कि ये क्या थे, एक पेशे से वकील थे और इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। और इनकी जितनी भी संपत्ति थी कलकत्ता मेडिकल कॉलेज को इन्होंने दान में कर दी थी। यानी कि स्त्रियों के इलाज के लिए इन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज को अपनी सारी संपत्ति बेचकर उसको दान कर दी थी। अब इन्हीं के इस त्याग को देखते हुए इन्हें देशबंधु कहा गया। ठीक है, तो देशबंधु किसको कहा जाता है? चित्तरंजन दास को, यानी कि CR दास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने स्त्रियों के इलाज के लिए कलकत्ता मेडिकल कॉलेज को अपनी सारी संपत्ति दान में कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र या पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र समाचार पत्र के संस्थापक थे हमारे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने सन 1919 में स्वतंत्र नामक एक पत्र इलाहाबाद से प्रकाशित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से एमरेल्ड द्वीप समूह नाम से जाना जाता है। तो एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एमरेल्ड द्वीप समूह नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा आपने बतानी है किन राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा आप सभी को पता होगा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिनका पश्चिम से पूरब की ओर क्रम क्या है, गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 1, 2 और 4, यानी कि गुजरात, झारखंड और मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है, तो असम से नहीं गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो किस देश के साथ नहीं लगती है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। अभी देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत मिस्टेक कर सकते हैं, वो श्रीलंका को ऑप्शन लगा सकते हैं, पर इसका आंसर श्रीलंका नहीं होगा। श्रीलंका के साथ इसकी कोई भी सीमा नहीं लगती है। ठीक है, अभी हम देखें तो पश्चिम में क्या है हमारा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, उत्तर में चीन एवं बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, और दक्षिण में क्या पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा यह श्रीलंका से अलग हो जाता है हमारा देश, यानी कि श्रीलंका के साथ हमारी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में नहीं आता है। तो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जो 5 राज्य हैं वो हैं हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये जो हमारा क्रम है उत्तर से दक्षिण क्रम है, इन 5 राज्यों से गुजरती है। और भारतीय मानक समय की जो गणना है वो इलाहाबाद के नैनी सैनी के पास से की जाती है, यानी कि इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार से मानक मेरिडियन नहीं गुजरती है, ठीक है, बाकी अन्य से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो आप सभी को पता है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा हमारा, वो है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, और यही क्या है सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। जबकि अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तब हम राजस्थान उत्तर लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी छोर है वो हो जाएगा हमारा इंदिरा पॉइंट, यानी कि इंदिरा पॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये हमारा ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और अगर हम बात करेंगे कि इसका पहला नाम क्या था, इसको हम पहले पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जानते थे। और भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, यानी कि पूर्वी छोर है, वो हमारा कीवीथू है। कीवीथू कहाँ पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और भारत का जो पश्चिमी छोर है वो होता है हमारा गुहार मोती में, ठीक है, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत सीमा पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम राज्य को तिब्बत देश के साथ जोड़ता है। बाकी अन्य जो दर्रे हैं जैसे रोहतांग दर्रा है, ये भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। खारदुंगला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसको ये क्या करता है, श्योक और नुब्रा घाटियों को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया या टाटा नगर हम किसको कहते हैं, तो जमशेदपुर को हम स्टील सिटी ऑफ इंडिया या फिर टाटा नगर के नाम से जानते हैं। अभी देखिए जमशेदपुर में क्या किया था, वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना हुई थी। तो टिस्को की स्थापना पूछ लेता है कब हुई थी, 1907 में हुई थी। कहाँ हुई थी, जमशेदपुर में हुई थी। टिस्को की फुल फॉर्म क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, और टाटा नगर पूछ लेता तब भी हम जमशेदपुर ही आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्का। तो जो चिल्का झील है
वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और ये क्या है? एक लैगून झील का उदाहरण है। ये क्या है? एक लैगून झील का उदाहरण है। और यह क्या है? रामसर कन्वेंशन की सूची में भी शामिल है। ठीक है, डल झील कहाँ पर है? तो डल झील के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। डल झील हमारी श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसमें हाउस बोट की सुविधा उपलब्ध है। तो हाउस बोटिंग कौन सी झील में होती है? डल झील श्रीनगर में होती है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील, ये भी जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले में स्थित है और ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो जो वुलर झील है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और जो चिल्का झील है वो खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। और डीडवाना झील की हम बात करें तो ये राजस्थान में हमारे नागौर झील में पड़ती है। ये भी एक क्या है? खारे पानी की झील है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 21 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1935 में संविधान सभा का प्रस्ताव दिया था? तो संविधान सभा का प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया था? तो ये दिया था हमारे M.N. रॉय ने। तो M.N. रॉय यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय ने वर्ष 1935 में सबसे पहले संविधान सभा का सुझाव दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। अभी देखिए होता क्या है कि वर्ष 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य बना दिया गया था, पर राज्यों का जो पुनर्गठन है वो 1956 में हुआ था। यानी कि इसका जो आंसर लगेगा वो ऑप्शन नंबर डी लगेगा, 1956। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसको उत्तरदायित्व सौंपा है? तो ये सौंपा है हमारे उच्चतम न्यायालय को। तो जब कभी भी अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। पर जो संपत्ति का अधिकार है उसको अब मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा? 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसको मूल अधिकारों से हटाकर एक विधिक अधिकार में रख दिया गया, जो कि अनुच्छेद 300 का में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति अधिकतम 12 सदस्यों को नामित कर सकता है, जो कि अलग अलग क्षेत्र से हों। और ये किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 का के अंतर्गत राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। अब ये जो सदस्य होंगे वो कहाँ से होंगे? कुछ कला के क्षेत्र से होंगे, साहित्य के क्षेत्र से होंगे, विज्ञान के क्षेत्र से होंगे और समाज सेवा के क्षेत्र से होंगे। ठीक हो गया, इनका जो कार्यकाल होगा वो लगभग 6 वर्ष का होता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में असम, त्रिपुरा और मेघालय, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छठी अनुसूची में। तो जो छठी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की जो जनजातियाँ हैं उनके प्रशासन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। और पांचवी अनुसूची में क्या है? पांचवी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चलती है पांचवी और छठी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में जितनी भी जनजातियाँ हैं उनके प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। अगर स्पेसिफिक राज्य के नाम दे दिए जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तब हम बात करेंगे छठी अनुसूची की। ठीक है, 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची में दल बदल है। ठीक है, दल बदल है। और दल बदल परिवर्तन रोधी जो कानून है वो कब आया था? वो 1985 में आया था। 52वां संविधान संशोधन हुआ था इसके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो देखिए, जब हमें अविश्वास प्रस्ताव पेश करना होता है तो लगभग हमें 50 सांसदों की आवश्यकता होती है। अगर 50 सांसद इसको प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तब क्या होता है कि
और प्रस्ताव पास हो जाता है, मतदान जब होता है प्रस्ताव पास हो जाता है, तो उस समय जो भी सरकार होगी उसको अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा, यानी कि सरकार गिर जाएगी उस समय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो किसके विरुद्ध महाअभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति नहीं, राज्य के राज्यपाल। तो राज्य के जो राज्यपाल हैं इसमें हम इनको महाभियोग के द्वारा नहीं हटाते हैं, क्योंकि जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और इनको राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है बिना किसी रीजन के भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय को प्रायः हम क्या कहते हैं? तो ये हम कहते हैं NNPFC। तो NNPFC को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो NNPFC क्या है? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लगान, मजदूरी और वेतन प्लस ब्याज प्लस लाभ सभी को ऐड कर देते हैं, तो हमारी राष्ट्रीय आय निकल कर आ जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया है। तो किसके माध्यम से किया है? तो औद्योगिकीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण या फिर उदारीकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिकीकरण। तो औद्योगिकीकरण जब 1991 की आर्थिक मंदी आई थी उस समय जो अपनाया गया था औद्योगिक नीति को अपनाया गया था। ठीक है। नई औद्योगिक नीति के 3 घटक थे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो औद्योगिक नीति के 3 घटक हैं, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण। तो ये तीनों इसके घटक हैं और जो नीति थी हमारी वो थी औद्योगिकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया था? तो जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है आप सभी को पता है, सिंह स्तंभ है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। और जो कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इस चिन्ह में है क्या? 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं में मुख करके खड़े हुए हैं और इसके नीचे एक पट्टी है जिसमें 4 पशु आकृति बनी हुई है। ठीक है। और चारों पशुओं की आकृतियों के मध्य क्या है? एक धम्म चक्र है। ठीक है। और भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अशोक के चिन्ह स्तंभ को राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया था। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो भारत का राजकीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, इसको सरकार ने कब मान्यता दी थी या कब स्वीकार किया था? तो ये क्या था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकणी कहाँ की शासकीय भाषा है? तो जो कोंकणी है वो कहाँ की शासकीय भाषा है ये आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दमन और दीव। दमन और दीव की शासकीय भाषा क्या है? कोंकणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वो है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो जो प्रत्येक वर्ष है वो कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। तो प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं? ये 6 ही क्षेत्रों में अब दिए जाते हैं। पहला क्षेत्र हो गया हमारा शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। ठीक है। पहले क्या होता था, ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, पर 1969 से ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा था। परंतु देखिए 2018 में क्या है, सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में, मतलब 5 में भी नहीं दिए गए थे। ठीक है। कुछ कम में दिए गए थे। कुछ वर्ष होते हैं अपवाद वाले जिनमें कम नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सी पुस्तक ऐसी है जिनको सरोजिनी नायडू ने नहीं लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो द गोल्डन बर्ड पुस्तक है ये सरोजिनी नायडू ने नहीं लिखी है। तो इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है ग्रीम ब्रदर्स ने। तो द गोल्डन बर्ड पुस्तक की लेखक कौन है? ग्रीम ब्रदर्स हैं, सरोजिनी नायडू नहीं है। ठीक है। ये आप सरोजिनी नायडू से आपने कुछ क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं कि यह
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। ठीक है, तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी हमारी सरोजनी नायडू। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला थी और अपने देश आज़ाद होने के बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी। तो प्रथम मानवीय विकास HDR रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो ये जारी की गई थी हमारी 2002 में। कहाँ से? MP मध्य प्रदेश से। किसने जारी की थी? UNDP द्वारा। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट यानी कि HDR ये पहली बार कब जारी की गई थी? 2002 में जारी की गई थी। कहाँ से की गई थी? मध्य प्रदेश से जारी की गई थी। किसके द्वारा जारी की गई थी? UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास सूचकांक के आधार पर जारी की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? आप सभी को पता है, कृषि। कृषि किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है, जबकि जो उद्योग होते हैं वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं और सहकारिता तृतीय क्षेत्र में आता है, क्योंकि जो सहकारिता है वो एक प्रकार की सेवा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है कहलाती है। तो उसको हम कहते हैं मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति हम किसको कहते हैं? कि जब अर्थव्यवस्था में पैसे की जो आपूर्ति है वो वस्तुओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है, उस स्थिति में महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो मुद्रा होती है उसकी वैल्यू गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिशील श्यानता की SI इकाई है। तो जो श्यानता है उसकी इकाई क्या है? तो उसकी इकाई होती है पास्कल सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पास्कल सेकेंड जो है वो SI यूनिट है। इसको हम न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। ये SI यूनिट है। जबकि अगर हम बात करें CGS इकाई की, तो CGS इकाई होती है इसकी पॉइज। तो पॉइज क्या है इसकी? CGS इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? घनता मतलब घनत्व। तो दूध का जो घनत्व हम किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? तो वो मापते हैं लैक्टोमीटर के द्वारा। तो लैक्टोमीटर के द्वारा हम दूध की शुद्धता और दूध के घनत्व को मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर क्या करता है? तो जो हाइड्रोमीटर का यूज़ होता है वो जितने भी लिक्विड्स होते हैं उनके अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं। ठीक हो गया, और हाइग्रोमीटर से हम वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है। तो बायोगैस में मुख्यतः मीथेन पाई जाती है। बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुपात है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार कितना है? तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग मिस्टेक करने वाले हैं। मिस्टेक क्या होगी? सारे अनुपात लगा देंगे 2:1। सोचेंगे हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन के 1 हाइड्रोजन का है। सभी लगा देंगे 2:1 पर, ये हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पूछा है इसने अनुपात भार, यानी कि इनके भार के हिसाब से। तो हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1, यानी कि 1/2 अनुपात। फिर पूछा है इसने ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, यानी कि 1/16। तो ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 2:16। ये हो गया हमारा 2:16। अब देखिए 2:16 हो गया, इसको हम कट करेंगे 2 1 जा 2 2 8 जा 16, यानी कि 1:8 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? तो देखिए 90% जो है वो हमारी छोटी आंत में सूखा जाता है, और जो 10% है वो हमारा बड़ी आंत में। ठीक है, 90% छोटी आंत में और 10% बड़ी आंत में।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लहसुन की तीव्र गंध का क्या कारण है। तो लहसुन की जो तीव्र गंध का कारण होता है वो होता है उसमें गंधक का प्रेजेंट होना, गंधक यानी कि सल्फर का प्रेजेंट होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस में मुख्यतः निम्न में से कौन सी गैस होती है। तो मीथेन होती है। ये अभी ऊपर आया हुआ ही क्वेश्चन है। ठीक है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सरकारी भाषाएं हैं वो आपने बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने वाले हैं, क्योंकि कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है ये लैंग्वेजेस वाला। क्योंकि यहाँ पर देखो अंग्रेजी और फ्रेंच अलग से भी दे रखा है, और अंग्रेजी फ्रेंच यहाँ भी दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है। ज़्यादातर जो काम है वो अंग्रेजी और फ्रेंच में ही होती है, यही संचालन भाषा माना जाता है। पर यहाँ पर आगे आप ऑप्शन में देखेंगे, ए ऑप्शन में ही बहुत सारी भाषाएं दी है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। तो ये भाषाएं भी हैं, उसने संचालक भाषा नहीं कहा है। उसने पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं कितनी सरकारी भाषाएं, तो ये सभी सरकारी भाषाएं जो ऑप्शन नंबर ए में हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश, ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ आ गया है, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। उनके जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन राष्ट्रपति थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ इनको नाम दिया था। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है? सदस्य देशों की जो संख्या है वो 193 है, 193, और जो 193वां देश है वो दक्षिणी सूडान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है ये आपने बतानी है। तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर है? हैदराबाद में। जो किसके नाम पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर है। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर है, हमारी हैदराबाद में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर कौन सा झरना स्थित है? तो एंची जलप्रपात है, जो कि वेनेजुएला में है। ठीक है, वेनेजुएला में एंची जलप्रपात है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1979, यानी कि 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त की। तो ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि जो प्राप्त की थी वो की थी पंडित रविशंकर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंडित रविशंकर को 1999 में 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48, सेकेंड लास्ट है इस वीडियो का, कि पेरिफेरल उपकरण कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो देखिए पेरिफेरल डिवाइस कौन सी नहीं है, तो माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ये क्या है? पेरिफेरल डिवाइस हैं। जबकि मदरबोर्ड क्या है? ये कोई भी पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग डाटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और बदलने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MS एक्सेल सीट। तो देखिए जो MS एक्सेल सीट होती है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर होता है। अब जो एक्सेल होता है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक प्रोग्राम है। इसका काम क्या होता है? डाटा को व्यवस्थित करना, कैलकुलेशन करना, रिपोर्ट तैयार करना। और जबकि हम बात करें फायरफॉक्स के बारे में, तो फायरफॉक्स क्या है? एक सर्च इंजन है। ठीक है, फायरफॉक्स क्या है? एक सर्च इंजन है। और आउटलुक क्या है? आउटलुक से हम वो कोई मेल भेजते हैं, यानी कि एक मेल सेवा उपलब्ध करवाता है। पावर पॉइंट क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि हम क्या करते हैं? पावर पॉइंट की सहायता से प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, ये रही हमारे आज के GS के 50 क्वेश्चंस। 2019 का मॉडल पेपर था ये, और इसी तरह के क्वेश्चंस हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, और स्पेशल उत्तराखंड DLED के एग्ज़ाम के लिए। तो ठीक है, इसी तरह की वीडियो अगर आप और पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।
वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। देखिए अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम और भी मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।